हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसका पार्ट 4। यानी पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो हमारे टेम्पल्स थे, जो हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में जो आगे की हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो हमारी इंडिया में जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी जिनमें काजीरंगा, मानस, केवलादेव, सुंदरवन, नंदा देवी, कंचनजंगा और ये जो सभी नेशनल पार्क हैं और राष्ट्रीय उद्यान हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है साथ साथ, तो इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें करंट अफेयर्स वाले पोर्शन की, तो उसको हम मार्च मंथ के लास्ट में, जो मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं लास्ट मार्च में। और जो फरवरी तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी हमारा कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम इन सभी के बारे में आज सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारी नेचुरल साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। और अगर बात करें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें क्या अंतर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और इनमें जो डिफरेंस होता है उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को के द्वारा उस लिस्ट में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। और अब इसकी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पर है। तो ये स्थित है असम में, यानी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये फेमस है, आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जो नेशनल पार्क है ये प्रसिद्ध है। और जो एक सींग वाला गैंडा ये सिर्फ और सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। और इसमें 430 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इस पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क का। और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि टाइगर की भी कई सारी प्रजातियां, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में जो टाइगर हैं वो भी हमको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इसीलिए 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। और इसके साथ ही साथ अन्य एनिमल्स में बात करें तो एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो और भी कई सारे जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। और ये इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकलती हुई यहाँ पर असम से होकर जाती है। और इसी के नज़दीक होने के कारण इस नेशनल पार्क में काफ़ी मार्सी एरिया भी हमको देखने को मिलता है। मार्सी एरिया का मतलब होता है जो दलदली क्षेत्र, यानी जिनको रामसर साइट्स घोषित किया जाता है, तो दलदली क्षेत्र भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर के काफ़ी निकट स्थित है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो आपको इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये देखिए एक सींग वाला गैंडा जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क की इमेज है जो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जो हमारी अगली साइट्स है उसके बारे में, और ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उससे ही थोड़ी दूर पर स्थित है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ये भी असम में ही स्थित है, असम में ही है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसको भी सेम ईयर यानी 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और ये बाघ और हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर है, यानी इसको भी टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ एलिफेंट रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट टाइगर जब यहाँ पर यानी प्रोजेक्ट टाइगर को जब लागू किया गया तो कई जगह टाइगर रिजर्व घोषित किए गए। तो इन्हीं नेशनल पार्क में ही एक एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो टाइगर हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो और भी कई सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर और उसके बाद टर्टल, यानी जो कछुए हैं वो भी हमको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। और जो मानस नदी है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से
होकर जाती है और इसी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है, क्योंकि जो मानस नदी है ये ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्र की, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, वो इस नेशनल पार्क से होकर जाती है, इसीलिए इसका नाम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया। और ये दोनों ही स्थित हैं असम में, यानी काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों असम में स्थित हैं, दोनों को सेम ईयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, जो कि है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने पक्षी अभ्यारण्य पढ़े थे हमारे पिछली क्लास में, यानी जब हमने बायोस्फीयर रिजर्व में जब डिफरेंस देखा था इन सभी चीज़ों में, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसको भी सेम ईयर यानी 1985 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और ये स्थित है भरतपुर राजस्थान में, यानी राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसको एक अन्य नाम से यानी घाना नेशनल पार्क, इसी का एक अन्य नाम है घाना नेशनल पार्क, यानी घाना राष्ट्रीय उद्यान, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही कहते हैं। यह भरतपुर पक्षी विहार, ये भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्यतः क्या है, ये मुख्यतः पक्षी अभ्यारण्य है। ये मुख्य रूप से फेमस है पक्षियों के लिए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, लाखों की संख्या पर। और जो सर्दियों में जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो विदेशों से यहाँ पर आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया वाले एरिया से, वो यहाँ पर साइबेरियन पक्षी वो भी आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी साइबेरियन पक्षी भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भी कई प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या इसे ही भरतपुर पक्षी विहार, घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना नेशनल पार्क, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। और लगभग 356 प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जब यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं तो यहाँ पर शिकारी भी होंगे, यानी शिकारी यहाँ पर इन पक्षियों का शिकार कर लेते थे। इसीलिए इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने इसके आसपास यानी इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास 2 मीटर ऊंची दीवार भी बनवाई थी, जिससे इन अवैध शिकारों को रोका जा सके, पक्षियों के जो शिकार को रोका जा सके। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मुख्यतः इसमें आपको ये कहाँ पर स्थित है और किसके लिए फेमस है और किस ईयर इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली साइट्स को, जो कि है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इसको 1987 यानी 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। और ये स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो 2 रिवर हैं उनका यहाँ पर डेल्टा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्र में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एंड इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, यानी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। यहाँ पर जो टाइगर पाए जाते हैं उनको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये एक यानी टाइगर की एक प्रजाति होती है जिसको रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। तो ये यहीं पर पाए जाते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी क्योंकि बड़ी मात्रा में जो बाघ हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर हमको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये वन देखिए उसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर हाई सैलाइन वाटर पाया जाता है, यानी जहाँ पर खारा जल मिलता है वहीं पर ये मैंग्रोव एरिया होते हैं। और ये वन पाए जाते हैं जो जिनकी जड़ें ज़मीन से ऊपर होती हैं इन एरिया में, क्योंकि ये मार्सी एरिया होते हैं। और यहाँ पर इसीलिए सुंदरवन वाले एरिया में जो बर्ड हैं, फिश हैं, रेप्टाइल हैं, यानी हर प्रकार की जो जीव जंतु हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हाई बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। बर्ड्स भी हैं, फिशेस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, और इसके साथ ही साथ मैमल्स यानी स्तनधारी जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया में। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र है, तो काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के दृष्टिकोण से। और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें क्या है कि 2007 में यानी 2007 में यहाँ पर क्या हुआ था, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन सिडर। तो साइक्लोन सिडर इस एरिया में आया और इससे
जो 40% सुंदरवन डैमेज्ड हो गया, यानी इसने 40% सुंदरवन को डैमेज कर दिया, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है और यहाँ पर क्योंकि अगर समुद्र है तो यहाँ पर साइक्लोन भी आएंगे, चक्रवात भी आएंगे, तो चक्रवात के द्वारा यानी 40% जो एरिया है सुंदरवन का वो डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ गई। जब चक्रवात आया तो जो समुद्री जल है वो ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पर आ गया, यानी सैलिनिटी बढ़ गई और जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया। और जब सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रेश वाटर यहाँ पर सप्लाई कम हो गई और सैलिनिटी हाई मात्रा में बढ़ गई, इसलिए जो काफ़ी प्रजातियाँ हैं जो सैलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये एक फैक्ट है इससे रिलेटेड, यानी कई बार ये डैमेज भी हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, और ये सभी चीज़ें नेचुरल होती हैं तो इनका जो संरक्षण है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद 2009 में फिर एक यहाँ पर साइक्लोन आया, साइक्लोन एला। तो ये दूसरा साइक्लोन है जो इस वाले एरिया में आया, तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में इस सुंदरवन की हानि हुई, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी मात्रा में जो तबाही है वो हमको देखने को मिली इन 2 साइक्लोन के माध्यम से। और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कहाँ पर ये स्थित है और किस लिए ये ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यानी अगले क्वेश्चन नहीं अगली साइट्स की ओर। उससे पहले देख लेते हैं हम इमेज सुंदरवन से रिलेटेड। तो ये देखिए सुंदरवन की एक सुंदर सी इमेज है, क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है और उसके साथ ही साथ समुद्र भी आपको देखने को मिलेगा, यानी बंगाल की खाड़ी वाला ये एरिया है। तो फ्रेश वाटर सैलाइन वाटर दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे और मैंग्रोव वन, यहाँ पर बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। तो बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, जिसमें है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया 1988 में, यानी 1988 में। और ये उत्तर भारत का विशालतम उद्यान है, यानी सबसे पहले ये स्थित कहाँ है, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। और इसको उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे विशालतम उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा, क्योंकि ये नंदा देवी वाले एरिया में है। नंदा देवी क्या है, एक पीक है, यानी नंदा देवी पीक के पास ही ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। तो देखिए जिस प्रकार से माउंट एवरेस्ट है उसी प्रकार से नंदा देवी पीक है उत्तराखंड वाले एरिया में, तो उसी के आसपास, उसी के पास होने के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर आपको इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो आप इससे रिलेटेड वो वीडियो ज़रूर देखें जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें हमने इन सभी के डिफरेंस को अच्छी तरीके से वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और बायोस्फीयर रिजर्व हम आपको कम शब्दों में बता देते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक बड़ा एरिया होता है, फिर उसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, उसके अंदर ही राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर पाई जाती है वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के आपको बहुत सारे जो फूल हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आपको इमेज भी दिखाएंगे इससे रिलेटेड। तो जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो है उत्तराखंड में। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। और इससे रिलेटेड ही एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन और भी आता है, शांत घाटी कहाँ पर है। तो देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और डिस्टेंस में भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, बट जो शांत घाटी है ये पश्चिमी घाट वाले एरिया में स्थित है, यानी केरल में। तो जो शांत घाटी है यानी साइलेंट वैली इज लोकेटेड केरल, और जो वैली ऑफ फ्लावर है यानी जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नंदा देवी पीक के पास होने के कारण इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, ये उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था, एक नेचुरल साइट्स के रूप में, क्योंकि आज की क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी नेचुरल साइट्स ही हैं। तो ये देखिए एक सुंदर सी इमेज है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, और ये देखिए हिमालय वाला पार्ट है, हिमालय वाला रीजन है। तो यहाँ पर आपको कई सारी ऊंची ऊंची जो पीक्स हैं वो देखने को मिलेंगी, कई सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेगी। और यहीं पर स्थित है नंदा देवी पीक। और
इसी के आसपास वाला जो एरिया है उसे ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी यही रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना ये ज़रूरी है कि ये एक मिश्रित हेरिटेज साइट से, यानी मिक्स्ड हेरिटेज साइट से जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और इसको काफ़ी बाद में यानी 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था कंचनजंगा नेशनल पार्क को। और ये स्थित कहाँ पर है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा, उसके नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो पहली हो गई हमारी माउंट एवरेस्ट, और फिर जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी आती है कंचनजंगा पीक। तो उसी के नाम पर, यानी उसी के नज़दीक होने के कारण इसका नाम भी कंचनजंगा नेशनल पार्क रखा गया। जिस प्रकार से नंदा देवी पीक के पास होने के कारण नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इसको 2016 में शामिल किया गया था, और ये तीसरी चोटी यानी तीसरी सबसे ऊंची चोटी, थर्ड हाईएस्ट पीक के पास होने के कारण इसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क रखा गया। और यहाँ पर जो हिम तेंदुआ है वो पाया जाता है, और भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया और शामिल किया गया। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। जिस प्रकार से पीछे हमने पढ़ा था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, यानी ये एक बड़ा एरिया होता है, इसके अंडर ही नेशनल पार्क भी आते हैं और इसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आते हैं। तो आपको याद रखना है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये शामिल है। अब हम बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, और आज की लास्ट साइट है हमारी, जो कि है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये स्थित है कुल्लू वाले रीजन में, यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली वाले रीजन में ये स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जिस प्रकार से सभी नेचुरल साइट्स के बारे में ही हम आज पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमारा नंदा देवी हो गया, जैसे हमारा कंचनजंगा हो गया, उसी प्रकार से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है कुल्लू यानी कुल्लू वाले रीजन में हिमाचल प्रदेश में। और ये भी काफ़ी जैव विविधता के लिए फेमस नेशनल पार्क है, क्योंकि हिम तेंदुआ और भी बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी जैव विविधता के लिए ये काफ़ी बड़ी मात्रा में फेमस है। और 1171 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हो गया हमारा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान था वो था उत्तराखंड में, कंचनजंगा नेशनल पार्क वो था हमारा सिक्किम में, और उसके बाद हमने पढ़ा काजीरंगा मानस 2 असम में, केवलादेव भरतपुर राजस्थान में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से जो हमारी 7 साइट्स थी शामिल, जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी 7, उनके बारे में पढ़ा, जिसमें एक मिक्स्ड साइट भी शामिल है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब कुछ और साइट्स हमारी बची हुई हैं जिनको मोस्टली 2 या 3 लेक्चर्स में हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, क्योंकि हम मंदिरों के बारे में पढ़ चुके, गुफाओं के बारे में पढ़ चुके, मुगल काल की जो हमारी इमारतें थी उनके बारे में पढ़ चुके, और साथ ही साथ जो हमारी नेचुरल साइट्स थी उनके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अभी NTPC में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि हम्पी के मंदिरों को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो जो सन है इससे रिलेटेड वो भी हम आपको बताते हैं, तो वो सभी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा करंट वाला पोर्शन है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके कि फरवरी तक जो करंट अफेयर्स है वो हमारा कंप्लीट है, और मार्च का जो करंट अफेयर्स है तो वो 2 पार्ट्स में हम लोग मार्च मंथ के एंड में 2 वीडियो में सारे जो मार्च मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से कवर करेंगे मार्च के लास्ट मंथ में, या स्टार्टिंग अप्रैल हम जो मार्च मंथ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से कवर करेंगे 2 पार्ट्स में।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी आगे की साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।